प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स दुनिया में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, हमारे मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के क्षेत्र में जिन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया है, जिनका बहुत प्रमुख रोल रहा है इस ज्योमेट्री का विस्तार के लिए, उसमें से तीन साइंटिस्ट है, मुख्य तीन साइंटिस्ट है, तीन मैथमेटिशियन है। एक है यूक्लिड, दूसरा है थेल्स और तीसरा है पाइथागोरस। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला कि जिन्होंने आधार दिया, बेस दिया किसके लिए, ज्योमेट्री के लिए, वो है यूक्लिड। बेसिक चीज़ को दिया उन्होंने। उसके बाद जिन्होंने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को दिया वो है थेल्स, और जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में उससे रिलेटेड एक थ्योरम को दिया उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। तो जिसमें से आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय, जो बोर्ड पर आपको प्रूफ किया हुआ है, लेकिन बात रह गया कि हम इसका पूरा एकदम क्लियरिफाई करके आपको हर पॉइंट वाइज इसके स्टेटमेंट को क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा ही हम करेंगे और ऐसा करने से क्या होगा, इस सब चीज़ के विषय में आपको मैं बताऊंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज जो है ये थेल्स थ्योरम, ये क्लास 10th का चैप्टर 6 का 6.1 यानी कि पहला प्रमेय है, और उनका स्टेटमेंट है, थेल्स द्वारा ये दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टेटमेंट को आप ध्यान दीजिए, हर बारीकी से हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में, कि कोई भी त्रिभुज हो सकता है, इसी के लिए कोई पार्टिकुलर त्रिभुज का नाम नहीं कहा गया है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, आपको पता है किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज का तीन भुजा हो। कोई ऐसा त्रिभुज नहीं है जिसका चार भुजा होता है, फिर वो त्रिभुज नहीं चतुर्भुज कहलाने लगेगा। तो त्रिभुज का तीन ही भुजा होता है, जिसमें से एक भुजा के समांतर हमको खींचना है, ऐसा लाइन को खींचना है कि बाकी दोनों भुजाओं को काटेगा, वो भी अलग अलग बिंदु पर। ध्यान दीजिए, इसको हम बताएंगे अभी, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये कहा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो थेल्स ने दिया है, उनका स्टेटमेंट है। इंग्लिश में कहा गया, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिफरेंट पॉइंट और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखिए, तो ये चीज़ जो यहाँ पर है स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींची जाए तो यह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इंग्लिश में, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिफरेंट और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। अब त्रिभुज कोई त्रिभुज कहा गया तो हम त्रिभुज ए बी सी ले लिए, ए बी सी त्रिभुज ले लिए, तो इसमें से एक भुजा हम बी सी के समांतर एक डी रेखा खींच दिए जो ए बी को डी पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दो अलग अलग बिंदु हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, जो भुजा ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका मतलब अनुपात क्या बनेगा, ए डी बाय डी बी और ए ई बाय ई सी, यही अनुपात बनेगा। इसके लिए ए डी बाय डी बी इस भुजा का अनुपात, और इसका क्या बनेगा, ए ई बाय ई सी। तो सीधा हमें ये कर देना कि यही दोनों अनुपात जो है बराबर हुआ, यानी कि एक ही अनुपात होगा। इसका मतलब दो अनुपात जहाँ बराबर होता है उसको हम लोग समानुपात कहते हैं या एक ही अनुपात कहते हैं। आखिर थोड़ा सा ये जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा थेल्स ने कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, ऐसा क्यों कहा। तो हम लोग देखते हैं कि ये ले लेते हैं, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका नाम दे दिए हैं। हाँ,
अब हम एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर हम रेखा क्या क्या खींच सकते हैं इसके बारे में जरा सोचो। कहाँ कहाँ खींच सकते हैं? यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। जरा दिमाग लगाइए, ये जो समांतर रेखा खींचे हैं BC का, क्या कहीं पर प्रतिच्छेद किया है? अब जब प्रतिच्छेद ही नहीं किया तो अनुपात कहाँ से लीजिएगा? चलिए ये फेल हो गया, ये नहीं हो सकता। अगला कि अगर ऐसा न कहता कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, तो चलिए ये यहाँ से भी तो गुजर सकता था ए पर। ए क्या है? दोनों का कॉमन पॉइंट है BC का समांतर। अब बताइए जब एक कॉमन पॉइंट होगा तो फिर अनुपात कहाँ से लीजिएगा? इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा रेखा खींचा जो दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यही हो गया, यही चीज़ हमने लिया है यहाँ पर, इसीलिए ऐसा कहा गया। आगे आइए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो रचना क्या किए कि बिंदु D से इस भुजा पर लंब डाल दिए, यानी कि DM लंब AE या DM लंब AC जो कहें, और EN लंब AD कहें या EN लंब AB कहें। और क्या किए न, BE को और CD को हमने मिला दिया। रचना में ही किए हैं, आप देख सकते हैं। BE को और CD को मिलाया है और EN लंब AB और DM लंब AC खींचा है। यही चीज़ रचना में लिखे, EN लंब AB और DM लंब AC खींचा और BE तथा CD को मिलाया। प्रमाण, तो अब जरा गौर कीजिए, जैसे जैसे नाम स्पष्ट है उसको पढ़िए। ADE और BDE दोनों नाम देखिए एक जैसा लगता है पढ़ने में। ABE और CDE BDE ये दोनों जो है एक जैसा नाम लगता है। तो दोनों त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में क्या देखते हैं? तो ADE ठीक से देखिए, EN जो है वो AD पर लंब है और त्रिभुज BDE में भी EN जो है वो BD पर लंब है। ऐसा क्यों? ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है फिगर से, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान दीजिए, जब एक त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण कहे तो तीनों कोण जो है वो माने 90 डिग्री से कम है। तीनों कोण, ये कोण भी 90 से कम, ये कोण भी 90 से कम, ये कोण भी 90 से कम, 90 डिग्री से कम। तो ये तीनों कोण न्यून कोण है। और जब ये न्यून कोण है तो किसी एक वर्टेक्स से, किसी एक शीर्ष से अगर उसके ऑपोजिट साइड में अगर लंब डालेंगे तो वो त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के बाहर नहीं होगा। देखिए कहीं भी बाहर हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर एक अधिक कोण त्रिभुज हो, अगर एक अधिक कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण कहे तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो, तो ये एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब सोचिए कि यदि आप यहाँ से लंब डालना चाहे तो क्या इस भुजा पर डाला पाएगा? नहीं डालाएगा। ये कहाँ डालाएगा? तो लंब हमेशा सीधा होता है, ये जो है इस भुजा के बाहर डालाएगा। फिर आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? तो 1/2 गुने आधार, जितना दूर तक आपको क्षेत्रफल लेना है इतना, तो यही B हो गया और H इतना। ये तो हमेशा याद रखिए, किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का लंब हमेशा बाहर की ओर ही डालाता है, लेकिन आधार इतने ही काउंट होता है, इतने ही जितना है। ठीक उसी प्रकार BDE में आधार जो है वो मेरा BD है, लेकिन लंब इसका कौन है? EN। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि ये मेरा EN जो है वो AD पर लंब है, EN लंब ADE में, और BDE में ये जो EN जो है वो BD पर लंब है, BD पर लंब है। तो अब जब दोनों त्रिभुज है तो दोनों का क्षेत्रफल ले सकते हैं, काहे कि समकोण त्रिभुज जैसा है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बाय एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का अनुपात बराबर इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ADE के लिए आधार मेरा AD हो गया और लंब क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। आधार AD और लंब EN, AD गुना EN। और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE के लिए तो 1/2 इंटू बेस कौन है इसका? बेस है BD, अभी बताए थे, और लंब कौन है? EN, तो BD गुना EN या BB गुना EN। अब ये दोनों जो कॉमन है वो कट गया, तो क्या बचा? तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आ गया AD बटे DB। अब चित्र पर ध्यान दीजिए, ADE लिए थे और BDE लिए थे, दोनों क्षेत्रफल अनुपात आया AD बटे DB, माने इतना बाय इतना। इस समीकरण 1 मान लिए। ठीक इसी प्रकार आप त्रिभुज ADE लीजिए
और इधर जो बी डी लिए थे अब उसको ना लेकर के आप सी डी ई लीजिए। नाम एक जैसा पढ़ा रहा है, ए डी ई एवं सी डी ई में क्या देख रहे हैं हम, पहले ई वाला लंब का काम किया, अब ई लंब का काम करेंगे, यानी कि डी एम लंब ए ई, डी एम लंब ए ई, है ना। और त्रिभुज सी डी ई के लिए इसी प्रकार देखिए तो डी एम लंब सी हो जाएगा, डी एम लंब सी है ना। और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे ए डी ई का और सी डी ई का। तो जब ये धर वाला लिए थे तो मेरा इतना बाय इतना आया, तो ठीक इसी प्रकार मेरा इतना बाय इतना आएगा, तो ही जी आ गया ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। ये रहा समीकरण नंबर 2, है कि नहीं। अब विचार कीजिए, चूँकि ये दोनों तो बराबर समांतर है, डी समांतर बी सी, यही तो दिया हुआ है हैं, एक भुजा के समांतर, तो बी सी के समांतर तो डी है, तो डी समांतर बी सी, ये क्या है ना, दिया है। तो जब दिया है तो त्रिभुज बी डी ई जो होगा वो सी डी ई के बराबर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बी डी ई यानी कि बी डी ई और सी डी ई, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि एक तो समांतर है, दूसरा कि एक ही आधार पर देखिए त्रिभुज बी डी ई और सी डी ई दोनों का आधार क्या है, सी ई है, सी ई है, ये दोनों का आधार सी ई है। देखिए बी डी ई और सी डी ई का जब दोनों का आधार एक ही है तो इसका मतलब बी डी ई जो त्रिभुज हुआ इसी आधार पर बना है और इसका आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना है। तो वही चीज़ है कि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो गया। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 का कान पकड़े, समीकरण 2 का कान पकड़े। तो समीकरण 1 में आपको दिखाई पड़ेगा कि ए डी ई बाई बी डी ई है और इसमें जो है ए डी ई बाई सी डी ई है। अब देखिए ये दोनों अलग था लेकिन ये दोनों तो यहाँ बराबर है, तो इसका मतलब यदि ये दोनों इसका मतलब जब ये इसका बराबर हो गया तो इसका मतलब ये समीकरण 1 का और समीकरण 2 का दोनों का बायां पक्ष बराबर है समीकरण 3 से, है कि नहीं। तो अतः जब बायां पक्ष बराबर हो जाएगा किसी दो समीकरण का तो इसका मतलब दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसीलिए समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से क्या हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी, जो हमें सिद्ध करना था। ए डी बाई डी बी बराबर ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। देखिए एक ही अनुपात हो गया ना, ये अनुपात जो आया वही ये अनुपात आया। तो ये कब हुआ, जब ये जो है एक ऐसा रेखा खींचे एक भुजा के समांतर जो दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद किया तब। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और एग्ज़ाम में अक्सर जो है पूछा जाता है क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आप इसको ध्यान से लिखिए पुनः और इसको पुनः एक बार ध्यान से पढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। पुनः एक बार कोशिश कीजिए क्योंकि ये थ्योरम है ना, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनेगा। जब देखिए समांतर थेल्स थ्योरम क्या है, इसको एक बात पर ध्यान दीजिए कि समांतर दिया हुआ है तो अनुपात होगा। आगे थ्योरम है इसका 6.2 में थेल्स थ्योरम का विलोम, जिसमें अनुपात दिया हुआ रहेगा इसका मतलब ये है कि वो समांतर होगा। इसमें समांतर है तो हमें प्रूफ क्या करना था, अनुपात। ये थेल्स थ्योरम, इस बात को ध्यान रखें। पुनः एक बार मैं पढ़ देना चाहता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए कोई रेखा खींचे तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मुझे आशा है आप सबों को समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। 6.2 एक्सरसाइज का NCERT और आगे अदर बुक भी। तो आप बेशक इसको पुनः पढ़िए। धन्यवाद।